दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ समय पहले आई एक न्यूज़ से। दोस्तों भारत में जो कुछ यूएस की कंपनीज हैं उनकी एक एपेक्स बॉडी है एमचैम, यानी द अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। 400 से ज़्यादा कंपनीज इसकी मेंबर्स हैं और इनका काम है यूएस इंडिया कमर्शियल रिलेशंस को मजबूत करना। और इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडिया यूएस डिफेंस अलायंस में एक बहुत बेहतरीन जंप पाया है। इनकी रिपोर्ट, जिसका टाइटल है यूएस इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट, इसमें लिखा है कि अमेरिका भारत के एक्सपोर्ट्स का टॉप डेस्टिनेशन बन गया है। मतलब इस टाइम पर दोस्तों इंडिया जितना भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 50% हिस्सा यूएस जाता है। पिछले 5 सालों में भारत अमेरिका को 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का मिलिट्री टेक एक्सपोर्ट कर चुका है। और ये जो भारत और यूएस का डिफेंस कोलैबोरेशन है, इसमें एक्विजिशंस, को प्रोडक्शन और ग्लोबल मार्केट्स के लिए को डेवलपमेंट भी शामिल है। मतलब इतना हमें समझ आ गया है कि अब इंडिया यूएस को मिलिट्री टेक एंड गियर सप्लाई कर रहा है। और एक वक्त में जो देश हर छोटी बड़ी चीज के लिए औरों पे डिपेंडेंट था, वो आज के वक्त में यूएस को डिफेंस गियर बेच रहा है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा था। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इंडिया क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट करता है, कैसे इंडिया एक नेट इंपोर्टर से इस फील्ड में नेट एक्सपोर्टर बन गया है, इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप से बात शुरू हुई है तो उस पर भी बात करेंगे। और इस फील्ड में इंडिया के बढ़ते कद की वजह से हमारी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग कैसे ड्रामेटिकली चेंज हुई है, इन सब पर भी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों चलिए आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ जिससे आपको ये आइडिया लगे कि भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में कहाँ खड़ा है। भारत ने हमेशा से ही अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रयास किया है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है वो कमेंडेबल है। सरकार ने हाल के सालों में ऐसे कई स्टेप्स लिए हैं जो हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की ओर बढ़ा रहे हैं और हम आगे इन स्टेप्स पर भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको बता दें कि लोकलाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस को फोकस करते हुए सरकार ने रक्षा बजट का दायरा लगातार बढ़ाया है और 2017-18 और 2021-22 के बीच देश की डिफेंस स्पेंडिंग हर साल औसतन 10% बढ़ी है। और इसी की वजह से जो भारत 2009 में 9th पोजीशन पर था, वो आज 2023 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है। अब खर्चा बढ़ा है तो नेचुरली एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। पिछले कुछ सालों में देश की डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी 20 से 30% का सालाना ग्रोथ देखा गया है। और दुनिया की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इनमें पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा है अवनी और तीसरा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और दोस्तों इन्हीं की बदौलत है कि साल 2023-2024 में डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2.63 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं और पिछले साल की तुलना में ये ग्रोथ 32.5% की है। अगर पिछले 10 सालों और इससे पिछले 10 सालों की तुलना की जाए तो पिछले दशक में डिफेंस एक्सपोर्ट 21 गुना बढ़े हैं। और इस सेक्टर में सुपर पावर बनने के इरादे से सरकार ने ये संकल्प लिया है कि 2028-2029 तक भारत के सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट को 2 गुना से ज्यादा कर देंगे। और दोस्तों बढ़ते हुए रक्षा बजट और आत्मनिर्भर पॉलिसीज को देखते हुए लगता है कि अब दिल्ली दूर भी नहीं है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बड़ा रोल है दोस्तों, जिसके बारे में हम आगे विस्तार में बात करेंगे। लेकिन बात वहां तक आ जाए इससे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत दुनिया भर को कौन कौन से डिफेंस इक्विपमेंट्स भेजता है। देखिए, ट्रेडिशनली तो भारत केवल एक्सप्लोसिव ही एक्सपोर्ट किया करता था, मगर हाल के सालों में एक्सपोर्ट्स काफी डाइवर्सिफाई हुए हैं। दोस्तों अब हम हाई क्वालिटी इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिलिट्री इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में डील करते हैं। मेनली क्या क्या भेजते हैं, आइए अब इस पर नजर डालते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है ऑफ शोर पेट्रोल वेसल्स यानी ओपीवीज का। दोस्तों इंडियन नेवी की इन एडवांस पेट्रोलिंग शिप्स में एडवांस नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स नाम की कंपनीज ये वेसल्स बनाती है और इन्होंने मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका जैसे देशों को ओपीवीज एक्सपोर्ट किए हैं। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा नंबर आता है रडार्स का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने कई तरह के रडार सिस्टम डेवलप किए हैं और इन्हें एक्सपोर्ट करता है, जैसे इंद्र सीरीज के रडार या रोहिणी सीरीज के रडार। ये सिस्टम्स एयर डिफेंस और सर्विलांस के लिए बहुत कारगर हैं। इसके बाद नंबर आता है हेलीकॉप्टर्स का। तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट्स में भी काफी ग्रोथ की है और मॉरिशस और इक्वाडोर जैसे देशों में एचएएल के बनाए हुए ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी एएलएच ही दिखाई देते हैं। इन वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर इवैक्यूएशन मिशन तक किया जाता है। इसके अलावा इस लिस्ट में नाम आता है छोटे हथियार और गोला बारूद का। दोस्तों भारत राइफल्स और मशीन गन सहित अलग अलग छोटे हथियारों और गोला बारूद को भी एक्सपोर्ट करता है। और दोस्तों इस सेक्टर का बड़ा प्लेयर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी ओएफबी, जो एशिया और अफ्रीका में कई देशों को आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई करता है। मिसाइल सिस्टम, भारत ने आकाश सरफेस टू एयर जैसे मिसाइल सिस्टम्स भी एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं और इनकी रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के देशों में इसकी डिमांड बहुत बड़ी है।
और दोस्तों इस लिस्ट में आखिर में नाम आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का। दोस्तों हिंदुस्तान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में जो एक्सपर्टीज डेवलप की है वो नोटेबल है। BEL और बाकी कंपनीज ने EW सिस्टम एक्सपोर्ट किए हैं जो सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से लैस है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल की बड़े पैमाने पर डिमांड है और डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, SU एवियोनिक्स, आर्टिलरी गन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट एंड रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो लोडिंग मैकेनिज्म, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन मोनोक्यूलर्स एंड बाइनोक्यूलर्स, लाइट वेट टॉर्पीडो एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन लोकेटिंग रेडार, HF रेडियो, कवच MOD, ड्रोन्स, आर्टिलरी सिस्टम्स एंड एक्सप्लोजिव्स और कोस्टल सर्विलांस रेडार जैसे गियर भी भारत एक्सपोर्ट करता है। फरवरी में खबर आई है कि कैबिनेट ने आर्म फोर्सेस के लिए 1 लाख करोड़ के मिलिट्री इक्विपमेंट को मंजूरी दे दी है और इसमें ड्रोन्स, मिसाइल्स, रेडार और लड़ाकू विमान शामिल होंगे। मार्च 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपोर्ट में हुए इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई दी थी। और दोस्तों अब आपको देश के मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट ट्रेंड्स मालूम चल गए हैं, तो अब इस पर आ जाते हैं कि भारत डिफेंस सेक्टर में नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर कैसे बना। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेकर आई थी जिसका नाम था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों ये स्कीम डिफेंस प्रोडक्शन में जितनी सफल हुई उतनी शायद ही किसी और फील्ड में दिखाई दी होगी। India's defense production is shattering records. Last year, India produced defense goods worth $15 billion. एक दशक से भी कम समय में भारत ने न केवल बड़ी संख्या में डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाया है बल्कि ग्लोबल मार्केट में आर्म्स एक्सपोर्टर बनकर भी उभरा है। इस सक्सेस स्टोरी की खास बात यह है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी PSUs, जिन्हें हम इनसफिशिएंट या सुस्त मानते हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। ये सरकार की कोशिश है कि फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंडेंसी घटे और आत्मनिर्भरता बढ़े। एक तरफ मेक इन इंडिया और दूसरी तरफ डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी DPP एंड डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी यानी DPEPP जैसी पॉलिसी इनिशिएटिव्स ने इन दोनों की वजह से ग्रोथ का एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाया है। अब एक एक करके लाइन से इन दोनों पॉलिसीज के बारे में जान लेते हैं। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यानी DPP। दोस्तों DPP is a set of rules and regulations that govern the procurement of defense equipment and services by the Indian Armed Forces। यानी भारतीय सेना क्या खरीद रही है उसके लिए तय किए गए नियम विनियम। दोस्तों रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्म फोर्सेस के लिए मिलिट्री हार्डवेयर की खरीद को कारगर बनाने के लिए पहली बार 2002 में DPP की शुरुआत की थी, मगर तब से अब तक इसमें कई चेंजेस आ चुके हैं। 2016 की DPP में मेक इन इंडिया को ज्यादा तवज्जो दी गई थी और इससे डिफेंस इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म्स, सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स बनाने वालों को मोटिवेशन मिली। फिर दूसरी है ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020। इसका क्या काम है? तो दोस्तों इससे एक डायनामिक, रोबस्ट और कॉम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री को डेवलप करने में पुश मिला है और एरोस्पेस एंड नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज वजूद में आई हैं। भारत में आज की तारीख में लगभग 329 डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं जो लगातार टेक रिफाइनमेंट पर काम कर रही होती हैं। सरकार ने लगभग 45 कंपनियों और जॉइंट वेंचर्स को मंजूरी दे दी है कि वो फॉरेन OEMs यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर काम करें। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी काम किया है और इसी का नतीजा है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हर साल 40 से 50 लाइसेंस जारी किए जाते हैं और साथ ही इसी के कारण डिफेंस एक्सपोर्टर्स को जारी किए जाने वाले एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन का भी नंबर बढ़ा है। केंद्रीय बजट 2022-2023 के मुताबिक डिफेंस के R&D का 25% प्राइवेट इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के लिए तय किया गया है, जिसके कारण भारत का डिफेंस सेक्टर अजय देवगन की तरह 2 बाइक्स पर खड़ा नजर आता है, जिसमें से पहला है PSUs और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। अभी प्राइवेट सेक्टर 60% कंट्रीब्यूट कर रहा है और सरकारी सेक्टर 40%। अब दोस्तों क्योंकि हमने शुरू में USA का जिक्र किया है, तो आइए अब नजर डालते हैं इंडिया US डिफेंस रिलेशनशिप पर। इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप। दोस्तों इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप मौजूदा समय में बहुत स्टेबल और सॉलिड है और ये रिश्ता बहुत सारे एग्रीमेंट्स एंड इनिशिएटिव्स के साथ डेवलप हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे का बराबर सपोर्ट किया है, सप्लाई किया है और एक दूसरे के साथ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज भी शेयर की हैं। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट लेमोआ हो, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट ओमकासा हो या द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट यानी बेका हो, तीनों ही इस कोलैबोरेशन के लिहाज से बड़े समझौते हैं। ये तीनों नाम सुनने में तो बहुत टिपिकल लगते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है? दोस्तों इसमें हथियार की खरीद बिक्री की डील्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट, सिक्योर कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसी चीजें होती हैं। शुरू में हमने आपको बताया था कि इंडिया US का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है।
अमेरिका भी भारत के लिए एक बड़ा डिफेंस सप्लायर है और C-130J सुपर हरक्यूलिस, P-8 पोसाइडन मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट और हमारे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स वहीं से आए हैं। अमेरिकी कंपनीज ने 1000 से ज्यादा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी MSMEs, एकेडमिक स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर समेत डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और अलग अलग भारतीय संस्थाओं के साथ मजबूत पार्टनरशिप कर ली है और टेररिज्म जैसे शेयर्ड रिस्क एंड इंटरेस्ट को टैकल करने के लिए ये पार्टनरशिप दोनों देशों के लिए जरूरी भी है। इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिला है। भारत में यूएस डिफेंस इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है और 28,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और 20,000 से ज्यादा इनडायरेक्टली। दोस्तों, भारत आज दुनिया भर के 75 से ज्यादा देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है और आज की डेट में भारत के लिए सबसे बड़े मार्केट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। और दोस्तों, इसी कारण मॉरिशस, श्रीलंका और वियतनाम जैसे देशों से लेकर अमेरिका और फ्रांस तक भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट आज चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। कंक्लूजन, हाउ विल इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द डिफेंस सेक्टर इम्पैक्ट इंडियाज जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग। देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स के कई एक्सपर्ट्स ऐसा बता चुके हैं कि आज की तारीख में वर्ल्ड ऑर्डर एक अलग तरीके से डिटरमाइन होता है। अब क्योंकि कोई वर्ल्ड वाइड जंग तो हो नहीं रही है, इसीलिए कौन ज्यादा ताकतवर है इसका अंदाजा लगाया जाता है अब मेनली दो तरीकों से, और वो है सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स। कुछ एक्सपर्ट इसका एक तीसरा तरीका भी बताते हैं और वो है डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, मगर उस पर सबकी राय एक नहीं है, इसीलिए उस पर बात नहीं करेंगे। और अभी के लिए देश की इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी कैसी है और वो इकोनॉमिकली कहाँ स्टैंड करता है, इन दोनों बातों से ही तय होता है कि एक देश की जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या होगी। अमेरिका दोनों मामलों में अव्वल है, इसीलिए सालों से उसे कोई चैलेंज नहीं कर पाया है और अब हम लोग चाइना को इकोनॉमिकली ग्रो होते हुए देखते हैं, इसीलिए वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की आशंका टटोल रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी अभी भी सबसे ऊपर है और किसके पास कितने एडवांस हथियार हैं, सेना कितनी बड़ी है, कितनी वेल इक्विप्ड है, इन्हीं सब चीजों से सिक्योरिटी का पैरामीटर तय होता है। जहां तक कि इंडिया की बात है तो मिलिट्री हार्डवेयर के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करना और डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करना ही भारत का फोकस रहा है और होना चाहिए। ये हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए जरूरी है और इसी के आधार पर हमारी डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग डिटरमाइन होती है। अभी भारत की डिप्लोमेसी को हर जगह सराहा जा रहा है, लेकिन अगर इसके साथ हमारी मिलिट्री कैपेसिटी नहीं बढ़ती है तो ये बातें बिल्कुल खोखली सुनाई पड़ेंगी। खैर, ये था इस वीडियो का। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।